अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कैम्बिस्ट एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फॉरेक्स पेयर्स और गोल्ड को फंडामेंटली एंड टेक्निकली एनालाइज करने की ट्राई करेंगे। लेकिन साथ में आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आपको किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। इससे पहले कि हम मार्केट में एनालिसिस की तरफ चलें, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले हफ्ते या रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है। सिर्फ एक हफ्ते में हमने मल्टीपल शॉक्स ऑब्जर्व किए। ईरान में एक अक्यूट जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन शुरू हुई। यूएस इकोनॉमी ने अनएक्सपेक्टेडली 92,000 जॉब्स लूज़ कर दी और फेडरल रिज़र्व इस वक्त एक मॉनेटरी ट्रैप में पूरी तरह फंस चुका है। ये महज न्यूज़ हेडलाइंस नहीं हैं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक नैरेटिव है। आज हम इस नैरेटिव को डिकोड करने की ट्राई करेंगे। आज हम समझेंगे ये क्राइसिस कैसे डेवलप हुआ, अंडरलाइंग ड्राइवर्स क्या हैं और मार्केट्स की अपकमिंग ट्रेजेक्ट्री क्या हो सकती है। पिछले हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट ईरान पे अटैक था, जब 28 फरवरी को यूएस और इजरायली फोर्सेस ने ईरान की स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर स्ट्राइक किया, जिसने ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट्स को दरम बरम कर दिया। ईरान का रिस्पांस बहुत ही एग्रेसिव था। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से समझें तो हॉर्मोज दुनिया का सबसे अहम एनर्जी चौक पॉइंट है, जहां से तकरीबन 20 to 25% ग्लोबल ऑयल और गैस की सप्लाई गुजरती है। जब सप्लाई चेन में ऐसी रुकावट आती है तो इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल अप्लाई होता है, सप्लाई चेन प्लस कांस्टेंट डिमांड इज इक्वल टू प्राइस सर्ज। रिजल्टेंटली क्रूड ऑयल की प्राइस में एक ही वीक में 25% प्लस का इजाफा हुआ और वीकेंड पे इसकी क्लोजिंग $90 पर बैरल से भी ऊपर की हुई। इसलिए हमने यूएस डॉलर, जापानीज येन और गोल्ड में एक महसूस स्ट्रेंथ देखी है। लास्ट वीक का दूसरा मेजर इवेंट एनएफपी डेटा रिलीज था। अब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन पीक पर थी, तभी 6 मार्च को अमेरिका की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रिपोर्ट यानी एनएफपी डेटा रिलीज हुआ। फरवरी के पे रोल ने सबको हैरान कर दिया, -92,000, जबकि मार्केट का कंसेंसस था +59,000, यानी तकरीबन 1,51,000 जॉब्स का टोटल मिस था, जो यूएस लेबर मार्केट में एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन की निशानी है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब इकोनॉमिक डाटा इतना बुरा आए तो यूएस डॉलर को क्रैश हो जाना चाहिए, क्योंकि फेड से इंटरेस्ट रेट कट्स की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन इस बार यूएस डॉलर ने रिजिलियंट बिहेवियर दिखाया। पहले थोड़ा डिप लेने के बाद डॉलर इंडेक्स दोबारा रिकवर कर गया। इसकी वजह ईरान कॉन्फ्लिक्ट थी। क्राइसिस के दौरान इन्वेस्टर्स डॉलर को अल्टीमेट सेफ हेवन तस्वर करते हैं, जो इसके बेरिश इकोनॉमिक आउटलुक को काउंटर बैलेंस कर देता है। इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमीज 1970s के बाद पहली बार स्टैगफ्लेशन के रिस्क से दो चार हैं। फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज में समझें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां ग्रोथ स्टेगनेंट यानी नेगेटिव हो जाए और इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाए। फेड रिजर्व के लिए ये एक डबल एज सोर्ड है। एक तरफ लेबर मार्केट वीक हो रही है, जैसे कि आपने देखा एनएफपी का डेटा -92,000, जिसका इलाज मॉनेटरी ईजिंग यानी रेट कट्स हैं। दूसरी तरफ एनर्जी प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन का नया तूफान उठ रहा है। आईएसएम का डेटा +70 तक जा पहुंचा है, जिसके लिए रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ज़रूरी है। फेडरल रिजर्व फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है। अब सारी नज़रें 11 मार्च के सीपीआई डेटा पर हैं, जो अगला ट्रेंड सेट करेगा। अगले हफ्ते के अगर हाई इम्पैक्ट्स पे नज़र डालें तो इस ट्रेडिंग वीक में 3 सबसे अहम इवेंट्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, ट्यूसडे को ऑन 10 मार्च यूके वेजेस डेटा रिलीज़ होना है, जिसमें इंग्लैंड में वेज ग्रोथ की परसिस्टेंस बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी को डिक्टेट करेगी। अगर वेजेस स्लो हुई तो जीबीपी पर प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, 11 मार्च को, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, यूएस का सीपीआई डेटा आना है। ये इस हफ्ते का इकोनॉमिक फुलक्रम है। अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आई तो डॉलर मज़ीद मजबूत होगा और गोल्ड पर टेम्परेरी करेक्शन आ सकती है। फ्राइडे 13 मार्च यूके जीडीपी का डेटा आना है। अगर यूके की ग्रोथ नेगेटिव आती है तो ये एक बड़े ब्रेकडाउन के लिए तैयार होगा, क्योंकि रिसेशन के खतरात बढ़ जाएंगे। अभी हम करेंसी पेयर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली हम हर पेयर को फंडामेंटली देखेंगे, फिर उसके टेक्निकल लेवल्स देखने की ट्राई करेंगे। क्योंकि हम डॉलर की काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली रीजनिंग को समझ चुके हैं, तो इसलिए डायरेक्टली हम चार्ट पे आते हैं। अगर वॉर लाइक सिचुएशन परसिस्ट करती है
तो उस सूरत में सिनेरियो 1 इन प्ले होगा और डॉलर के 100 या 100 प्लस जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जबकि दूसरी सिचुएशन में अगर सीज फायर या डील आगे बढ़ती है तो सिनेरियो 2 इन प्लेस होगा और डॉलर के नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। इस पेयर में एक टग ऑफ वॉर जारी है। अगेन वॉर डिपेंडेंट। यूरोप एनर्जी इंपोर्टर है, इसलिए ऑयल प्राइसेस बढ़ना यूरो के लिए बुरी है। फ्रांस का फिस्कल डेफिसिट मजीद कंसर्न पैदा कर रहा है, लेकिन जर्मनी का 500 बिलियन यूरोज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान यूरो को सपोर्ट दे रहा है। अगर हम प्राइस को डेली में देखें तो प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीक में यूरो का इनिशियल रीबाउंड और उसके बाद नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जीबीपी यूएसडी भी एक स्टैगफ्लेशन ट्रैप में फंसा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट 5.2% पर है और यील्ड्स काफ़ी स्टिकी हैं। टेक्निकली अगर हम जीबीपी यूएसडी को देखें तो इसने भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बावजूद अपने स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, लिहाजा हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनिशियल रीबाउंड एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ पे प्राइसेस होल्ड करती हैं, वॉर लाइक सिचुएशन डिसॉल्व होती है तो जीबीपी यूएसडी के ऊपर जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज ये भी काफ़ी नीचे गिर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यूएसडी जेपीवाई है। येन की सिचुएशन नहायत सेंसिटिव है। जापान का बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है जो जेपीवाई पॉजिटिव है, लेकिन ऑयल प्राइसेस का शॉक जापान की ट्रेड बैलेंस को ख़राब कर रहा है। 160 का लेवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रेड लाइन है, जहां से हम इंटरवेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखें, जैसे कि 160 का लेवल बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रेड लाइन है, तो हमारा इनिशियल या पहला टारगेट भी एक्सपेक्टेडली यही बन रहा है। और अगर दूसरी सूरत में हम देखें और प्राइस यहाँ से ही गिरना शुरू होती है तो हमारे पास टारगेट काफ़ी नीचे मौजूद हैं जो कि 152 की टेरिटरी में आते हैं। अभी हम गोल्ड का एनालिसिस करते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गोल्ड इन लेवल्स पे एक्सपेंसिव है। गोल्ड का करंटली बुलिश मोमेंटम ऑन है। इसकी मेनली 4 वजूहात हैं। नंबर 1, जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम, यानी ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हेजिंग बढ़ गई है। नंबर 2 पे हमारे पास रियल यील्ड का डिक्लाइन है, जिसमें 5 ईयर्स यूएस यील्ड्स 1% तक गिर गई हैं, जिससे नॉन यील्डिंग एसेट्स यानी गोल्ड की अट्रैक्शन बढ़ चुकी है। तीसरी वजह सेंट्रल बैंक की डाइवर्सिफिकेशन है। चाइना और इंडिया डॉलर से हटकर गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जबकि चौथा पॉइंट हमारा सीओटी का डेटा शो कर रहा है, जो कि हमारे सीओटी की आरएसआई 3.84% पे शो कर रही है, जिसका मतलब है कि ये रैली रियल इंस्टीट्यूशनल डिमांड पर मबनी है, रिटेल हाइप पर नहीं। अगर हम गोल्ड को टेक्निकली चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो हमारे पास पहला टारगेट 5420 है, जबकि दूसरा टारगेट ऑल टाइम हाई या 6000 प्लस पे बनता है। अब लास्ट में हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर की पोजीशन पे बात करते हैं। एक केस बेरिश है, जिसमें सीओटी डेटा के मुताबिक स्पेकुलेटिव लॉन्ग्स 3 ईयर्स हाई पर हैं। जब पोजीशंस बहुत क्राउडेड हो जाएं तो रिवर्सल का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा केस बुलिश है। आरबीआई इस वक्त G10 में सबसे हॉकिश बैंक है, जिसका इंटरेस्ट रेट 3.85% है। स्मार्ट मनी पिछले 13 वीक से ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय कर रही है। ऑल दो ऑस्ट्रेलियन डॉलर रिस्क ऑफ एसेट होने के बावजूद अपनी पोजीशन पर मुस्तहकम है। यूएस डॉलर को वॉर लाइक सिचुएशन ने तकवीत दी, लिहाजा हमारे पास अब हाईली कंसोलिडेशन की फेज़ है। हमारे पास जो ये येलो बॉक्स है, जिस साइड पे भी ब्रेकआउट हुआ तो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स लाइकली ये हो सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए डेटा देखने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि पास्ट में देखा जाए कि इस तरह के या इस जैसे इवेंट्स कब हुए और उनका कैपिटल मार्केट्स पे क्या असर रहा है। इसके लिए हमने दो एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। पहली 1990s की गल्फ वॉर और दूसरा 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि मार्केट शॉक्स कैसे बिहेव करती हैं। 1990 की गल्फ वॉर में ऑयल 150% बढ़ा था और रिसेशन आया, लेकिन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद जब टेंशन्स ईज आउट हुई तो ऑयल क्रैश कर गया और मार्केट्स रिकवर हुई। और इसी तरह रशिया यूक्रेन वॉर में अगर हम देखें तो ऑयल ऑलमोस्ट 60% अप्रिशिएट हुआ, लेकिन बाद में इंतहाई जल्दी करेक्ट हुआ। अभी अगर ईरान कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोलेबल स्टेलमेट में जाता है तो ऑयल नीचे आ जाएगा और जो करेंसीज एनर्जी इम्पैक्ट की वजह से प्रेस हुई हैं वो फास्ट रिकवरी दिखाएंगी। अभी हम अपनी इस डिस्कशन को रैप अप करते हैं। हमारे सामने 4 की टेक अवेज हैं। सबसे पहला, कॉन्टेक्स्ट इज़ किंग।
सिर्फ डेटा मत देखें, पहले ग्लोबल नैरेटिव समझना ज़रूरी है। नंबर 2 पे हमारे पास अगले हफ्ते का सीपीआई इवेंट है। ये हफ्ते का सबसे बड़ा वोलेटिलिटी ट्रिगर होगा। और नंबर 3 पे हमारे पास सीओटी इंटेलिजेंस है, जो हमें बताती है कि स्मार्ट मनी की पोजीशनिंग को कैसे फॉलो किया जाए। और चौथे नंबर पर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 90s की वॉर और यूक्रेन रशिया की 2022 की वॉर हमें बताती है कि इनिशियल ऑयल ने बहुत ज़्यादा स्पाइक किया, लेकिन उसके बाद करेक्टिव वेव भी उसी तरह से ही थी। याद रखें, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, एटीआर एलिवेटेड लेवल्स पर हैं और स्मॉल पोजीशन साइजिंग इस वक्त कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़ एंड सेफ ट्रेडिंग।